तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मूला शीट फॉर रोटेशनल मोशन। इससे पहले मैं काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ट्रिग्नोमेट्री और सेंटर ऑफ मास के ऊपर ऑलरेडी फार्मूला शीट का वीडियो कर चुका हूँ। इसलिए आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा फिजिक्स का, के अंदर मैकेनिक्स का मिल जाएगा, मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो मैंने फार्मूला शीट डिस्कस किए हैं। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ लेके मैं आपके पास आता हूँ। और आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना इसको। और जो रोटेशनल मोशन है अपना एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, और सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन वहाँ पे एक ही साथ है, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग कर रहा हूँ। रोटेशनल मोशन का आज ये पहला वीडियो होगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। दूसरा वीडियो तभी समझ में आएगा जब पहला वीडियो आप देख लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई एक सर्किल था, हमने सर्किल का ये पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट, और इस पॉइंट से हमने यहाँ से यहाँ चले हम इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एस। ओके, अब ये एंगल में कितना चला, इस एंगल को हमने थीटा कह दिया। ओके, तो ये एंगल में कितना चला, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता है रिलेशन। उस रिलेशन को, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक रॉड है आर लेंथ का, और इस रॉड को मैंने इधर से इधर को घुमा दिया। ओके, इधर को घुमा दिया और थीटा एंगल बना दिया, थीटा एंगल। तो ये एंगल में कितना डिस्प्लेस हुआ, एंगल में हुआ ये थीटा, और लीनियरली कितना डिस्प्लेस हुआ, वो हुआ एस, उसको एस मान लिया। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन आता है, और इस रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस जो होता है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आर टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, आर टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अपने पास आता है वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है, तो उसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑल्सो, v instantaneous and v average. V instantaneous is ds by dt and v average is ds by delta s by delta t. Okay, I have already discussed these things in lecture of laws of motion, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट अब अपने पास आता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी दो टाइप की हैं, कौन कौन, ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंड ओमेगा एवरेज। ओमेगा इंस्टेंटेनियस मीन्स एक खास टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको पूछा जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू टी सेकेंड पे पूछा जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो उसको कहते हैं डी टी बाई डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब आता है अपने पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि हम इतना चल गए, लेकिन इतने चलने में जितना टाइम लगा, और इसका जो पूरा एवरेज रहा वेलोसिटी का, पूरा कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, उसका पूरा एवरेज, वो कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पूरी एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होगा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल मीन्स वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा, राइट हैंड के थंब रूल से इसको निकाला जाता है। ऐसे आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन को अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, जहाँ को थंब का डायरेक्शन आएगा वहाँ को वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वहाँ को हो जाएगी। अब अपने पास आता है एंगुलर एक्सक्लेरेशन। ओके, अब आता है अपने पास एंगुलर एक्सक्लेरेशन। एंगुलर एक्सक्लेरेशन ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर एक्सक्लेरेशन को दर्शाते हैं अल्फा से। और हाँ, जो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन वो होता है आर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा होता है। ठीक है, आर ओमेगा होता है। अब देखेंगे कि एंगुलर एक्सक्लेरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सक्लेरेशन देखेंगे, उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब एंगुलर एक्सक्लेरेशन क्या होता है, इसको रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका होता है रेडियन पर सेकंड। ओके, और थीटा जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको थीटा में मेजर किया जाता है।
रेडियन में, सॉरी थीटा या रेडियन में, थीटा मीन्स डिग्री या रेडियन में, वैसे इसका रेडियन में ही किया जाता है, डिग्री में मत करें। डिग्री और रेडियन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना सिखा दिया कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, ओके। और अल्फ़ा भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा एवरेज और अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस। एवरेज का वही होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और जो इंस्टेंटेनियस होता है बी ओमेगा बाई डी टी, ओके। तो इतना आ गया आपको। अब इसमें सिर्फ फार्मूला सीट का रिवीजन होगा, थोड़ा फार्मूले के हम डेरिवेशन भी देख लेंगे। अब चलता है यहाँ पे ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा, मीन्स जो एंगुलर एक्सक्लेरेशन है, एंगुलर एक्सक्लेरेशन और लीनियर एक्सक्लेरेशन, उसमें क्या रिलेशन है। एक होता है अपने पास टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन, एक होता है अपने पास सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन, ओके। सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन और टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन क्या होता है, जैसे कोई सर्किल है, इस सर्किल के पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और यहाँ पे इसका सेंटर है, तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी है v, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन, ओके। और ये जो रेडियस है, रेडियस, और एक एक्सक्लेरेशन इसकी इस डायरेक्शन में भी होती है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ को, इसको कहते हैं ए सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन और टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस आपको बता दिया पहले ही। और जो ए टी है टेंजेंशियल, इसका होता है आर अल्फ़ा, आर को छोटे आर से भी डिनोट किया जा सकता है, ओके। अब आता है अपने पास कि अगर ओमेगा और अल्फ़ा सेम साइन के हैं, अगर ओमेगा और अल्फ़ा सेम साइन के हैं, अल्फ़ा मीन्स एंगुलर एक्सक्लेरेशन और एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम साइन है, अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उस टाइम क्या हो रही है, स्पीड अप हो रही है, मीन्स स्पीड बढ़ती जा रही है, एंगुलर में जो चलने की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर ओमेगा और अल्फ़ा का अपोजिट साइन है, जैसे ओमेगा पॉजिटिव अल्फ़ा निगेटिव या अल्फ़ा पॉजिटिव ओमेगा निगेटिव, तो क्या हो रहा है उस टाइम, स्पीड डाउन हो रहा है। स्पीड डाउन का मतलब है कि उस टाइम उसकी स्पीड कम हो रही है जो एंगुलर में चल रहा है, ओके। अब टॉर्क अपने पास आता है, अगला आता है टॉर्क। व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क क्या है। टॉर्क ये है कि मैंने यहाँ पे कोई स्क्रू ड्राइवर ले लिया, स्क्रू ड्राइवर ही कहते हैं इसको, तो इसको नट बोल्ट मैंने कसना है इससे, ओके। इससे मैंने एक नट बोल्ट कसना है, तो मैं इस पर कितनी फोर्स लगाऊं, कहाँ को फोर्स लगाऊं और कैसे फोर्स लगाऊं, किस एंगल पे फोर्स लगाऊं, वो हमको बताता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो आर इंटू एफ साइन थीटा होता है। कैसे, ये ले लिया हमने ऐसे, तो अब जो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है आर, इसकी लेंथ है आर। अब मैंने इस पर थीटा एंगल पे फोर्स लगा दी, ये थीटा एंगल है, ओके। अब क्या होगा कि जो थीटा एंगल यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो जो एफ का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये होता है कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। क्या एफ कॉस थीटा इसको घुमा पाएगा, क्या, इसको नहीं घुमा पाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा डायरेक्ट इधर को लग रहा है और जो एफ साइन थीटा वो ऊपर को लग रहा है टेंजेंशियली, ठीक है। तो एफ साइन थीटा इसको घुमा पाएगा, इसीलिए एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिया जाता है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा या टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, ऐसे कहते हैं इसको, एफ परपेंडिकुलर कहना जरूरी है, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब आता है अपने पास टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर इंटू एफ साइन थीटा इंटू एन वैक्टर, एन कैप, सॉरी एन कैप क्या होता है, एन कैप, कैप किसी यूनिट वेक्टर के ऊपर से लगाया जाता है। एन कैप का मतलब है एन वेक्टर अपॉन मॉड एन, ओके, मॉड एन होता है, ये आप वेक्टर में पढ़ लोगे क्लास 12th में। तो एन कैप, अब एन की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एन की डायरेक्शन हम निकालेंगे, इधर को एफ है, एफ किधर को है, सॉरी आर किधर को है, आर इधर को है, आर ये है, और एफ किधर को लग रहा है टेंजेंशियली एफ साइन थीटा इधर को। अब हमको चलना है इधर से इधर को एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो किधर को आ जाएगा, बाहर की तरफ को। कैसा आएगा, इसको हम स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्रू ड्राइवर रख दिया, स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे रख दिया, और आर ऐसा है और एफ साइन थीटा इधर को है। अब मैं आर से एफ की तरफ को स्क्रू ड्राइवर को घुमाऊंगा तो किधर को आएगा, वो कील जो आएगी वो किधर को आएगी, स्क्रू ड्राइवर से जो स्क्रू आएगा वो किधर को आएगा, वो बाहर की तरफ को आएगा ना। इसका मतलब है कि जो टाउ होगा उस टाइम वो बाहर की तरफ को होगा, ओके। अब मैं लेता हूँ कि अगर आर इधर को है और एफ नीचे को लग रहा है, आर इधर को है और एफ इधर को है, तो आर से एफ की तरफ को, आर से एफ की तरफ को हमको जाना है,
इस टाइम पे हम इधर को चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्लॉकवाइज घुमाने पे हमको जो स्क्रू होगा वो अंदर की ओर जाएगा, स्क्रू अंदर की ओर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, टाव का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की ओर होगा। ओके, टाव विल बी इनवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ऐसा कन्वेंशन चला आ रहा है बहुत पहले से। ठीक है, इसको पॉजिटिव ही माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है, मैथ्स में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने पास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये है, हमने पढ़ा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें एफ नेट जीरो होता है, एफ नेट जीरो होता है। अब एफ नेट जीरो है तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, न्यूटन का सेकंड लॉ से। तो एफ का मतलब क्या है, एफ एक्स डायरेक्शन में भी एफ जीरो है, वाई डायरेक्शन में भी एफ जीरो है, और जेड डायरेक्शन में भी एफ जीरो ही है। इसका मतलब होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन बॉडी इज इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, तो जो एफ नेट होगा वो जीरो होगा और ऐसे होगा। अब क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है अपने पास। जो काम एफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में करता है, वही काम जो टाउ है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करता है। टाउ और एफ का एक ही काम है, रोटेशनल में टाउ और लीनियर में एफ। तो ये बात है। अब जो टाउ नेट है तो टाउ एक्स भी जीरो होगा, टाउ वाई भी जीरो होगा, टाउ जेड भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा से, आई अल्फा, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसको अभी समझा दूंगा मैं आपको। तो अल्फा भी जीरो होगा। अल्फा का मतलब क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी मीन्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ओमेगा टू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी है। ठीक है, हर रोटेशनल मोशन में अल्फा हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अल्फा कैन बी और कैन नॉट भी। ओके, अल्फा हो भी सकता है, अल्फा का मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में। या तो यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ कि मैं जो ओमेगा है, ओमेगा चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम टाउ नेट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है वो टाउ, उसमें टाउ नेट भी हर पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। ठीक है, अब अपने पास थोड़ा एनालॉगी कर लेते हैं, एनालॉगी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एनालॉगी में ये कहते हैं कि जो एस होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर में लॉज ऑफ वो काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ रोटेशनल में आता है उसकी जगह पे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है यहाँ पे आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, और इन दोनों का रिलेशन है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। जो काम यहाँ पे अल्फा ए करता है एक्सक्लरेशन, वो काम यहाँ पे अल्फा करता है एंगुलर एक्सक्लरेशन, और ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। ठीक है, और जो एफ यहाँ पे काम करता है वो टाउ करता है, एफ और टाउ। अब एफ है टाउ, टाउ को हमने अभी पढ़ रखा है कि आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब ए को हमने अभी पढ़ रखा है कि आर अल्फा लिख सकते हैं, तो आर अल्फा लिख दिया यहाँ को, आर अल्फा लिख दिया, एम इंटू आर अल्फा, और हमने इसको एफ को आर से भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और टाउ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। जो एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है जड़त्व आघूर्ण। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, अभी बताया था ना मैंने, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है करके, तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, अब मैं आई को कैसे मेज़र करूँगा। यहाँ पे मैंने एक रॉड ले लिया और इस रॉड पे हमने M1 M2 M3 M4 ऐसे मासेस बांध लिए। लेकिन जो ये है M1 की जो लेंथ है वो R1 है यहाँ से, और M2 की R2, M3 की R3 और M4 की R4 है लेंथ यहाँ से। तो जो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ऐसे ही n मासेस लटका दें हम इस पर, तो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा M1 R1 प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, स्क्वायर होगा सब में, ओके, प्लस M4 R4 स्क्वायर एंड सोन Mn Rn स्क्वायर। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, समझ में आ गया होगा आपको।
अब चलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सिलेंडर, रिंग, ट्रायंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, इनके कैसे निकालेंगे हम। पहले लेते हैं रॉड। रॉड एक वन डायमेंशनल है, एक 1D में होता है, तो इसकी लेंथ होगी L। अब हम इसको अगर इसके इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उस टाइम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। वैसे ही अगर हम रॉड, m मास का रॉड और L लेंथ का रॉड है, उसको इस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, इधर से इधर को घुमा रहे हैं ऐसे, यहाँ पे से यहाँ पे बांध दिया और यहाँ पे पाइवेट कर दिया हमने इसको, और यहाँ पे घुमा रहे हैं इधर को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/3। इनको ड्राइव करने का भी तरीका है। और जो रिंग होता है, रिंग को अब हम घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे ऐसे, ओके। इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr² रिंग का, ओके। अब आता है अपना रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना में क्या होता है कि अगर इस रेक्टेंगुलर लेमिना 2D स्ट्रक्चर है एक, तो इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, ठीक है, लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो इसका जो y एक्सिस में जो जड़त्व आघूर्ण होगा, I होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू होती है ml²/12। L इसकी लेंथ है। अब इसको याद करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखो आप। तो ये इधर को घुमा रहे, तो इसका क्या है ml²/12। अब जो आई एक्स है, एक्स के अबाउट घुमा रहे हैं हम इसको, अभी ऐसे घुमा रहे हैं, ओके, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आई एक्स के अबाउट, तो mb²/12। जब इसको y के अबाउट घुमा रहे हैं, तो L², यह आएगा L²/12, ml²/12। और जब इसको इस x के अबाउट घुमा रहे हैं, तो mb²/12, ये वाला आ रहा है, ओके। ये सेम टू सेम है इसके जैसा, ओके। इसको याद करके आप इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, मीन्स ये n लेंथ का रॉड है, इसको इसके अबाउट घुमाएंगे तो ml²/12, m इसका मास है, ओके। अब आता है अपने पास डिस्क, ठीक है। डिस्क जो आता है, डिस्क को अगर हम घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट हम डिस्क को घुमा रहे हैं, तो क्या आता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है ml²/2। और सिलेंडर में भी दो टाइप होंगे। सिलेंडर में दो टाइप कौन कौन से होंगे, सिलेंडर होगा एक हॉलो और एक होगा सॉलिड। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² और सॉलिड को होगा mr²/2। अब मैं आपको बताता हूँ हॉलो और सॉलिड क्या है। हॉलो और सॉलिड है, हॉलो सिलेंडर कैसे बना होगा। हॉलो सिलेंडर बना होगा, एक रिंग ले लो, उसके ऊपर दूसरी रिंग ले लो, उसके ऊपर तीसरी रिंग ले लो, उसके ऊपर चौथी रिंग ले लो, ऐसे ऐसे करते करते हमने इन्फाइनाइट रिंग ले ली, उसके ऊपर रिंग लेते गए तो बहुत सारी रिंग्स का आ गया ये mr²। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने रिंग का भी सेम कर रखा है, I = mr²। तो सिलेंडर का वही होगा जो रिंग का होगा, क्योंकि सिलेंडर भी तो रिंग के ही द्वारा बना है, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, हॉलो सिलेंडर, ओके। अब जो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में क्या आता है, सॉलिड सिलेंडर देखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर में क्या आता है, सॉलिड सिलेंडर ये डिस्क है ना, तो सॉलिड सिलेंडर एक डिस्क के ऊपर मैंने और डिस्क रख दी, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क। अब मैंने ऐसे करते करते इन्फाइनाइट डिस्क रख ली, तो ऐसी इसका भी निकाला जाता है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना डिस्क का होता है, mr²/2, ओके। अब आता है ट्रायंगुलर लेमिना, इसकी हाइट h है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mh²/6। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। अब आता है हॉलो स्फीयर। व्हाट इज द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब होता है खोखला गोला। गोला एक सर्किल नहीं है, पहली बात तो इसको ध्यान में समझ लो, अपने दिमाग में इसको 3D स्ट्रक्चर की तरफ बिठाओ। 3D स्ट्रक्चर क्या है, एक अपना वो होता है ना, गोला फेंकते हैं ना हम लोग, तो वही गोला होता है। अपनी बॉल होती है ना क्रिकेट की गेंद, तो वही होता है गोला, हॉलो स्फीयर, ओके। हॉलो स्फीयर माने खोखला, अंदर से खोखला है। तो इसका जो अगर हम उसको, इसका जो आई होगा किसी भी एक्सिस के अबाउट आई होगा इसका, इस एक्सिस का अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। अब आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर माने पूरा भरा हुआ गोला, सॉलिड ठोस गोला, इसके अंदर सब कुछ पूरा मास होगा, खोखला गोला नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आता है वो होता है 2/5 mr²। m इसका मास है, r इसकी रेडियस है। अब आता है होलोकोन। होलोकोन का जो आएगा वो होता है 1/2 mr² और mr²/2। इसका भी सेम आ रहा है,
किसकी तरह आ रहा है इसका, डिस्क की तरह आ रहा है इसका, ठीक है। अब आता है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन की हाइट h है तो इसका आता है 3/10 mr²। ओके, r इसका रेडियस है, जो बेस का रेडियस है, और m इसका मास है। ओके, तो ये 10 जो कंटिन्यूस मासेस हैं इनकी देख ली हमने। अब देखते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या इसकी कंडीशंस हैं और क्या इसका स्टेटमेंट है, इसको हम देखेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इसको बाद में समझाता हूँ आपको। आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है और यहाँ से एक ये सेंटर ऑफ मास है इसका, जरूरी नहीं है कि हर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है। अब जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है ऊपर को, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो जो ये आई जेड होगा, जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। और कंडीशंस ये हैं कि जो ये बॉडी है ये आई एक्स और आई वाई ये है, और वाई एक्सिस ये है, और एक्स एक्सिस ये है। ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, इस प्लेट के ही प्लेन में होंगे, इस प्लेट के प्लेन में होंगे, इस प्लेट के प्लेन में ये दोनों होंगी। और जो इस प्लेट के प्लेन में ये दोनों होंगी, और जो जेड होगा वो इस प्लेट के ऊपर होगा। ओके, इस प्लेट के ऊपर जेड होगा, जेड एक्सिस होगा, जेड इन, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मीन्स जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री, जेड और वाई के बीच में भी 90 डिग्री, और एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, सो दिस इज द होल मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म। अब इसकी कंडीशंस वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी। कंडीशंस हैं इसकी जो कंडीशंस हैं वो हैं जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए जेड को। दूसरा होता है एक्स और वाई एक्सिस शुड बी इन प्लेन ऑफ बॉडी। एक्स और वाई प्लेन बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, ये वाई ये एक्स बॉडी के प्लेन में होंगे। और एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, 90 डिग्री का एंगल, ये है एक्स, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम है इसका ये ऐसा ऐसा इसका डायग्राम। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ओके, और जेड एक्सिस इसको छेदते हुए जा रहा है इधर से। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे डीएम मास ले लिया, इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डीएम मास ले लिया और इसकी जो लेंथ ले ली है आर ले ली मैंने। ओके, तो आर जो होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई ले ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स ले ली। तो आर क्या होगा, ये वाई है ये एक्स है, और आर कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब जो आता है डी एक्स होता है एम वाई स्क्वायर, अभी पढ़ा था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो इसका जो छोटा सा है तो छोटा सा मास ले लिया, तो इसका डी एम वाई स्क्वायर वाई में है, वाई में एक्स में चल रहा है तो वाई में ले लेंगे, एक्स में इसका अगर ले रहे हैं तो वाई में। क्यों, अभी हमने वो पढ़ रखा ना, रेक्टेंगुलर लेमिना पढ़ रखा हमने, उसमें भी ऐसे ही करता है हम लोग। तो डी आई एक्स तो डी एम वाई स्क्वायर, और डी आई वाई इज डी एम एक्स स्क्वायर, डी एम एक्स स्क्वायर लेंगे। ओके, वाई एक्सिस के अबाउट डी एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई एक्सिस ये है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो है एक्स। ओके, तो वाई में कितनी कितनी हो जाएगी, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब आता है जो डी जेड होता है। अब जेड में कितना चल रहा है, जेड में हमने मान लिया कि ये कितना चल रहा है, आर चल रहा है, आर इसका है डिस्टेंस। तो डी जेड इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब डी जेड इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। डी एम एक्स स्क्वायर इज डी आई एक्स एंड डी एम वाई स्क्वायर इज डी आई वाई। ओके, डी आई वाई ये नहीं होगा, ओके सॉरी, ये वाला डी आई वाई हो जाएगा और ये वाला डी एक्स आई हो जाएगा। ओके, अब जो डी जेड होता है, डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी आई एक्स प्लस डी आई वाई। इसका मतलब क्या है, आई जेड इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। हो गया ना प्रूफ। अब आता है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
जो आता है अब अपने पास आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, क्या इसका स्टेटमेंट है और क्या कंडीशन है इसकी। तो ऐसी कोई बॉडी है एक, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है। हम हर किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और वो होता है एम आर स्क्वायर। ओके, एम आर स्क्वायर होता है। अब हमने ले लिया ये यहाँ पे एक एक्सिस ले लिया, और इस एक्सिस की सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस से डिस्टेंस है ए, इस एक्सिस और इस एक्सिस की डिस्टेंस है ए। ओके, ए है। अब हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये कैसे घूमेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस एम आर स्क्वायर। एम मीन्स उसका मास, और ए उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, और ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ओके, अब इसके कंडीशन क्या है, बोथ एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, ये एक्सिस मस्ट बी पैरेलल होनी चाहिए ये पैरेलल जरूर होनी चाहिए। और जो सेकेंड है वो होता है वन एक्सिस शुड बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए, दैट इज। और एक है जो ए है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस है ये कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस नहीं ली जाएगी जिसमें थीटा एंगल बनेगा। ओके, सीधी डिस्टेंस ली जाएगी परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसको प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। प्रूफ जो होता है आई सी ओ एम इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो आई सी ओ एम इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। कैसे, जो आर स्क्वायर ले लिया आर प्लस ए हो जाएगा ना सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है, और ये यहाँ से ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पे है। ओके, और ए प्लस आर, यहाँ पे हमने कोई मास ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई मास ले लिया डी एम मास, और इसका आर है, और ये है सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास से सी ओ एम, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ए है, तो आर प्लस ए हो जाएगा ना, ये डी एम इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा, ये डी एम इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा, तो उसको ले लेंगे हम इतना आर प्लस ए का स्क्वायर। अब आर प्लस ए का स्क्वायर निकाल देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, तो डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर प्लस डी एम ए स्क्वायर प्लस टू डी एम आर ए। ओके, अब इनको कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने पर जो आई डी आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, और डी एम आर स्क्वायर हो जाता है आई सी ओ एम, और ए एम स्क्वायर या एम ए स्क्वायर आ जाता है, तो ए स्क्वायर एम या एम ए स्क्वायर आ जाता है, तो टू ए डी एम बाई डी आर, और एम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ दोनों ऊपर भी और नीचे भी, तो कैंसिल आउट होकर उतना ही आ जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एम बाई एम इंटू आर। अब इसका मतलब आप ये समझो कि हमने पहले जीरो एक्सिस कहाँ पे ले रखी है, जीरो कोऑर्डिनेट कहाँ पे ले रखा है, जीरो कोऑर्डिनेट हमने ले रखा है कहाँ पे, हमने यहाँ पे ले रखा है जहाँ से वो एक्सिस गुजर रही है, और ये जो डिस्टेंस ये है आर है। ओके, यहाँ पे डी एम मास है, और यहाँ पे इसका ए डिस्टेंस है, इसके अबाउट निकालना है। तो ये जो डी एम बाई एम है इंटू आर, डी एम इंटू आर क्या होता है, वहाँ पे आर सी ओ एम का फॉर्मूला होता है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, जो सेंटर ऑफ मास में बताया वो आर सी ओ एम का फॉर्मूला होता है। अब आप देखो कि हमने जो एक्सिस ले रखी है वो जीरो जीरो पे मान रखी है, ठीक है, जीरो जीरो पे मान रखी है, इसका मतलब क्या है कि हम इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो नहीं हो जाएगी क्या, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो डी एम मास है उसकी वैल्यू जितनी, क्योंकि ये क्या देता है हमको, ये देता है हमको आर सी ओ एम की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देता है हमको, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो हमने ऑलरेडी जीरो पे मान रखा है ना, तो इसकी वैल्यू पूरी जीरो आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, ये कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एम या एम ए स्क्वायर। अब आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एक बॉडी को ही रोटेट कर रही है ऐसे, और इसका काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर में होती है वन बाई टू एम इंटू वी स्क्वायर, तो एम को यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम का काम करता है, और वी का काम करता है एंगुलर में ओमेगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसा आया मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी भूल जाओ इस फॉर्मूले को। ओके, ये कोई बॉडी है और पाइवट की गई है यहाँ पे, और क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, इनवर्ड जा रहा है मीन्स इधर को घूम रहा है, इनवर्ड स्क्रू रूल से इनवर्ड जा रहा है तो इधर को घूम रहा है।
अब इसका एक छोटा सा मास m1 ले लिया, इसका छोटा सा मास m2 ले लिया यहाँ पे, जो कि v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, और v1 वेलोसिटी से चल रहा है और v2 वेलोसिटी से चल रहा है। अब r1 और r2 इनकी डिस्टेंस होगी कहाँ से, जहाँ से पाइवेट किया गया है इसको। अब k1e फर्स्ट का जो काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, दूसरे की कितनी हो जाएगी m2 v2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने तो सबका योग करना पड़ेगा, सम करना होगा। ऐसे ही n पार्टिकल होंगे इसमें, तो n पार्टिकल 1/2 mn vn स्क्वायर। तो n पार्टिकल्स का जो k टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा k1e ke1 प्लस ke2 प्लस ke एंड सो ऑन। ठीक है, कि ke तक इसको जोड़ देंगे तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर। अब v की वैल्यू क्या होती है लीनियर में, v की वैल्यू हमने एंगुलर और लीनियर तो इसका होता है r ओमेगा। अब r ओमेगा रख देंगे, v स्क्वायर बराबर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। अब r1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू mn। ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा ना, एंगल में तो सब सेम चल रहे हैं, भले ही उनकी वेलोसिटी लीनियरली दूसरी है, लेकिन एंगल में वो सेम चलेंगे। ओके, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होगी, किसमें, रोटेशनल मोशन में। अब ओमेगा बाहर आ गया, यहाँ कॉमन आ गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 i2 i3 एंड सो ऑन in हो जाएगा i1 i2 i3 एंड सो ऑन in। अब के ई टोटल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगा कितना 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक है, या 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी टोटल का फॉर्मूला इन रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेटिंग बॉडी का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो दैट इज वर्क डन बाय टॉर्क। टॉर्क के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है, तो टॉर्क के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, हम लोग देखते हैं लीनियरली वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, जनरल फॉर्मूला एफ इंटू डी एस, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फोर्स का काम कौन करता है यहाँ पे, टॉर्क, टॉर्क इंटू डी थीटा लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इतना ही इसका फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है कि अगर कंडीशन इसकी है कि अगर कोई बाह्य फोर्स ना लग रही हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, और सारी फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि भाई ग्रेविटी है और स्प्रिंग फोर्स है, ये अपनी कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं होनी चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, या फाइनल इनिशियल के बराबर होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द रोटेशनल मोशन। आज का जो टॉपिक हो गया है ये अब हम लेंगे जो अगले टॉपिक में, वो होगा 02, उसमें हम लेंगे लीनियर मोमेंटम लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।